जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जीके और जीएस में जीके का जो क्लास है आपका संवैधानिक विकास चल रहा है और संवैधानिक विकास में आप पढ़ रहे हैं कंपनी का शासन और क्राउन का शासन, जो कि कंपनी का शासन लगभग हमने आपको बता दिया है, लेकिन शॉर्ट व्यू हम आपको बताना चाहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इंटरेस्टेड है, यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको जो है ना कॉन्शियस होकर पढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि ज़मीन पे बैठे क्यों आसमान देखता है, ज़मीन पे बैठे क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जवाना उड़ान देखता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब तक आप अपने संघर्ष को नहीं जारी करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कितना भी पढ़ रहे हैं, क्या भी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मतलब ये है कि आप संघर्ष से सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये लोग देखते हैं। आप संघर्ष कर रहे हैं लेकिन संघर्ष का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सफल होने के लिए जवाना आपको सिर्फ आपकी उड़ान देखेगा, अर्थात आपकी संघर्ष नहीं देखेगा कि कितना कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यही देखता है बस। इसलिए ध्यान रखिए, सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप मन से और लगन से करेंगे। तो संवैधानिक विकास में हम आपको रेगुलेटिंग एक्ट बता चुके थे। जैसा कि पता है कि इसका आने का मेन रीज़न था अकाल और राजनीतिक अस्थिरता। 1770 के दशक में अकाल आई और अकाल ने ही रेगुलेटिंग एक्ट को लाया। अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट को लाने का मतलब ये हुआ कि 1773 में, नोट क्या कर रही हो जी तुम, बंद करो, सुनो। कहने का मतलब ये है कि 1773 में जो एक्ट आया, एक्ट आने का क्या रीजन था, क्या कारण था, सबसे बड़ा तो अकाल का होना। अकाल इस तरह से आया कि करप्शन के कारण आया था। कंपनी लूटने लगी थी ज़्यादा, अलग अलग प्रेसिडेंसी में जितने गवर्नर थे सबके सब पैसा लूट करके और सीओडी के पास, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास भेजा करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कोई नियम रेगुलेशन नहीं था, जिसके कारण ब्रिटेन ने एक नियम लाया था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या कारण इसका यही रहा, लेकिन इसमें क्या क्या सुधार हुए थोड़ा सा मैं शॉर्ट व्यू में आपको बता दूं कि सुधार होने का कारण सुधार बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में नामित कर दिया और बोल दिया कि एक काउंसिल रहेगा 4 सदस्य का, 4 सदस्य वाली काउंसिल रहेगा। मतलब जी में बंगाल के गवर्नर में जो बंगाल के गवर्नर जनरल होंगे उसमें 4 सदस्य का एक काउंसिल होगा, 4 सदस्य का एक काउंसिल होगा और उस काउंसिल के जरिए जो है ना सारे गवर्नर मिलकर काम करेंगे। मतलब जितने भी गवर्नर होंगे ये 4 सदस्य वाले ही गवर्नर जनरल के अंडर में काम करेंगे, मतलब गवर्नर जनरल के अंडर में। तो अब ये 4 सदस्य वाली जो सदस्य थी, इसमें बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था। तो बहुमत के आधार पर निर्णय लेना था, तो उस परिस्थिति में जब बहुमत गवर्नर जनरल को नहीं होता था तो गवर्नर जनरल का बात नहीं चलता था। गवर्नर जनरल सीधा सीधा अंग्रेज का आदमी था, मतलब क्राउन का आदमी था, और क्राउन के आदमी होने के कारण क्राउन के बातों को नहीं चलाया जाता था। तो ये सारे चीज़ दिक्कतें आने लगी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो क्राउन समझा कि अब तो मैं गवर्नर जनरल बना दिया, लेकिन गवर्नर जनरल बनाने के बावजूद भी मेरा जो है ना वहाँ पे वर्चस्व नहीं बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में और दूसरा परिस्थिति ये हुआ कि एससी और एक तरफ गवर्नर जनरल का काउंसिल दोनों फैसला करने लगा अपने अपने हिसाब से। ऐसी परिस्थिति में एससी भी 4 सदस्यीय था, 3+1 का था, और गवर्नर जनरल भी 4 सदस्यीय था, दोनों 4 सदस्य वाला था, दोनों अपना अपना फैसला सुनाता था। तो दोनों के पास पावर पता नहीं थे कि किसके पास पावर ज़्यादा है और किसके पास पावर कम है। तो क्या किया गया 1773 के बाद 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया। इसलिए सेटलमेंट एक्ट क्यों लाया गया, तो कारण इसका यही था, पावर किसी का क्लियर नहीं था और पावर क्लियर न होने के कारण सेटलमेंट एक्ट आया। अब सेटलमेंट एक्ट में क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल था उस काउंसिल का पावर को क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया, और एससी के पावर को छोटा कर दिया। जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है उसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, और गवर्नर जनरल के पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो इस परिस्थिति में ये देखा गया कि भाई यहाँ पे चेंजिंग सेटलमेंट एक्ट में हुआ। और सेटलमेंट एक्ट क्या सिर्फ इसी के लिए लाया गया, तो नहीं, सेटलमेंट एक्ट और भी चीज़ें थोड़ा सा बदलाव किया है, ये बात आपको ध्यान में
रखना है। क्या क्या बदलाव हुए हैं और कारण क्या है, मैंने बता दिया है कि कारण क्या है। कारण इसका मेन कारण है इसमें कमी, रेगुलेटिंग एक्ट में कमी था। क्या कमी थी? तो गवर्नर जनरल के काउंसिल के पास पावर नहीं था और क्राउन चाहते थे कि पावर कुछ बढ़े, ठीक है, इसलिए 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया। तो आपको देखा जाए तो इसके पावर को छोटा किया गया और काउंसिल के पावर को बड़ा किया गया। परिषद में शक्ति बढ़ गई। पहली बार अधिकार मतलब को लेकर के पृथककारी हुआ। तो पूछा जाता है एग्जाम में आपसे कि पहली बार जो है ना दो अधिकार को अलग अलग किया गया, मतलब न्यायिक अधिकार को अलग और कार्यकारी अधिकार को अलग। तो ये दोनों अधिकार जो है ना पहली बार किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये ठीक है 1781 के सेटलमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि सेटलमेंट एक्ट क्या था। अब आप जान लीजिए कि 1700 आ जाता है 84। 1784 में क्या होता है? 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि इंडिया में जो पावर है मेरा अभी पूर्ण मतलब कोई अधिकार नहीं है। कंपनी तो मेरा ही है लेकिन मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं। जो पिट्स नाम का प्रधानमंत्री है वो पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं। और पिट्स इंडिया एक्ट लाते हैं तो एक जो है आपको COD ऑलरेडी पहले से काम कर रहा था। एक बड़का भाई को उसको पैदा कर देता है BOC, ठीक है। ये मतलब एक इसके बड़े भाई को पैदा कर दिया और कहा कि देखो तू छोटू रह अब मैं बड़ा रहता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसने रेगुलेट करने के लिए क्या किया, इसने कहा कि देख तेरा मैं बड़ा भाई एक पैदा कर दे रहा हूँ, तू छोटा रहेगा और मैं बड़ा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बड़का भाई ये बड़े भाई के रोल में आ गया और ये छोटे भाई के रोल में। क्यों? क्योंकि इसको बोला कि देख तू छोटा है इसलिए तू खाली व्यापार संभाल, ठीक है, व्यापार संभाल, और मैं जो ना मैं सारा काम संभाल लूंगा, ठीक है। मैं सारा काम, भू राजस्व देखना है, सैनिक को देखना है, ई विभाग, फलना विभाग, डिमका विभाग, मतलब जो भी विभाग देखना है सब विभाग कौन देख लेगा? BOC देख लेगा, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देख लेगा। और तू छोटा रह, छोटा, हाँ इतना ही काम कर। अब इसको छोटा भाई को तो थप्पड़ मार के भगा भी सकता था, लेकिन थप्पड़ मार के क्यों नहीं भगाया? कारण इसका था कि आपको पता होना चाहिए कि कभी भी काम के लायक छोटके होता है, ठीक है। अब छोटका कैसे होता है? तो उसको कह दीजिए ले ये फलना चीज कर ला, ठिकाना चीज कर ला, मतलब कोई भी काम कर जबरदस्ती करवा लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि काम के लायक तो छोटा ही होता है, बड़ा तो सिर्फ निर्देश देने के लिए होता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा भाई पैदा कर दिया, छोटा भाई को कहा कि तू देख व्यापार कर बढ़िया से। क्यों? क्योंकि इसको न भगाने का कारण था कि पैसा तो यही कलेक्ट करके देता था कंपनी को हमारे शेयर के जरिए। तो यानी कहने का मतलब इसीलिए इसको भगा नहीं सकता था। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है ना बड़का भाई और छोटका भाई का जो रोल आया 1784 का एक्ट आया। तो मेरे ख्याल से 1784 याद आएगा तो बड़का भाई और छोटका भाई को याद कर लीजिए। अब इस बड़का भाई का काम बढ़ गया, छोटका भाई का काम क्या हो गया? कम हो गया। अब इसमें क्या क्या थे? तो इसमें जो थे 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य में से एक राज्य सचिव होंगे, एक वित्त मंत्री होगा और 4 को जो है ना विश्वविद्यालय से लोग आएंगे। तो इस तरह से सदस्य कहाँ से आएंगे? तो विश्वविद्यालय से आएंगे, नामित करके। कौन नामित करेगा? तो क्राउन नामित करेगा। तो आपको सदस्य याद नहीं रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि BOC जो है ना क्या कर रहा था। बस BOC क्या कर रहा था? तो सारे चीज को रेगुलेटिंग कर रहा था, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। सदस्य नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, आपको बस इतना बात ध्यान अगर रहेगा तो ऐसी परिस्थिति में सारे बात आप ध्यान में। उसके बाद अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल के काउंसिल बना था, मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी के तहत जो है ना कंपनी के तहत ये सारे एक्ट आए और ये क्राउन के तहत आए। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के तहत एक्ट और चार्टर्ड एक्ट आया है, जो 2 भाग में मैंने डिवाइड कर दिया है। एक्ट में 1773 का, 1781 का, 1784 का, 1786 का, ये सारे एक्ट है। और यहाँ से चार्टर्ड एक्ट है जो कि 20 वर्षों पर लाया गया था। तो ये सारे चीज मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। अब हम क्राउन की शासन की बात करेंगे। 1786 का एक्ट है जो कॉर्नवालिस के 2 शर्त लाए गए थे, जो कि मैंने बताया था। अब इसके बाद मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि ये BOC और COD जो आया, उसके बाद जो है ना गवर्नर जनरल में चेंजिंग किए गए, मतलब गवर्नर जनरल के काउंसिल को चेंजिंग किया गया। क्या काउंसिल को चेंजिंग किया गया? तो यानी 4 सदस्य का पहले से बना था, अब कहा कि नहीं भाई जो अब 3 सदस्य का रहेगा। जो 84 एक्ट जो
पिट्स इंडिया एक्ट आता है तो बोला कि भाई अब सदस्य जो है ना 3 सदस्य का रहेगा। अब ये जो काम कर रहा है कहाँ से कर रहा है, इंग्लैंड से काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये भारत में है, ठीक है, ये भारत में नहीं है। लेकिन भारत में कौन काम कर रहा है, भारत में काम कर रहा है जीजी का काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल का काउंसिल, ठीक है। 1773 के एक्ट में बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया, पावर बढ़ा दिया, मतलब नाम बढ़ा के। लेकिन उसका पावर नहीं बढ़ा तो उसने क्या किया, 1784 में एक्ट ला करके क्या किया, काउंसिल के पावर को बढ़ाया। और काउंसिल के पावर को बढ़ाने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो 4 सदस्य थे अब 3 सदस्य बन गए। कितने बन गए, 3। तो पहला बात पूछा जाता है कि 3 सदस्यीय जो है ना काउंसिल कब बन गया, तो ये 1784 का, ठीक है। और 1784 का जब एक 3 सदस्यीय बना तो उसके बाद इसमें एक चीज और बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया, तो गवर्नर जनरल क्या करेंगे, कास्टिंग वोट देंगे। क्या देंगे, कास्टिंग वोट। अब कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे कहने का मतलब है कि 3 सदस्य में 2 सदस्य एक तरफ है, 1 सदस्य एक तरफ, तो गवर्नर जनरल इधर दे देंगे वोट तो इधर हो जाएगा जीत। तो ये हो गया कास्टिंग वोट। तो आपको 1784 में इतनी बात ध्यान रखना है कि 1784 में क्या क्या बदलाव हुए। 1784 का बदलाव हुआ है कि सबसे पहला बदलाव ये हुआ कि बीओसी बन गया, बड़का भैया बन गया, छोटका भैया का पावर कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ काउंसिल में भी बदलाव हो गया। काउंसिल में 4 के जगह 3 आ गए। 3 में से भी गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट देने का पावर हो गया। गवर्नर जनरल कास्टिंग वोट देंगे। आगे समझ में, गवर्नर जनरल क्या करेंगे, कास्टिंग वोट, जिससे क्या होगा कि गवर्नर जनरल का पावर बढ़ेगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है, सिर्फ गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाने के लिए, ताकि गवर्नर जनरल का बात चलेगा तो इसका मतलब सीधा क्राउन, क्योंकि गवर्नर जनरल सीधा क्राउन का आदमी था, डायरेक्ट कनेक्ट था क्राउन से। अब क्राउन का आदमी जब कनेक्ट था तो उस समय वो चाहता था कि भाई क्राउन मेरा ही शासन चले, कंपनी का शासन खत्म हो जाए। ऐसी परिस्थिति में डायरेक्ट तो कह नहीं सकता है, लेकिन ये गवर्नर जनरल इसीलिए बनाया था। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये 2+1 का सिचुएशन क्यों बना। मेरे ख्याल से आ गया ना समझ में कि 2+1 का सिचुएशन। तो ये 2 चीज आप ध्यान रखेंगे, बीओसी का बनना, बीओसी क्यों बनाए गए थे, छोटका को पावर कमाने के लिए, और काउंसिल क्यों बनाए गए थे, क्योंकि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ाने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आप समझ में आ गया हो। तो 1786 वाला कुछ है नहीं। 1786 में आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस को बोला गया पिट्स के द्वारा कि देखो भाई, गवर्नर जनरल का पावर तो मैंने बढ़ाने का कोशिश किया है, लेकिन अभी भी मेरा बात नहीं चल रहा है। अभी भी क्या हो रहा है कि सब के सब एक पक्षीय हो जा रहे हैं। 3 सदस्य बनाए ना, सब के सब एक पक्षीय हो जा रहे हैं और फैसला गवर्नर के पक्ष में नहीं आ रहा। हाँ, ऐसी परिस्थिति में उसने कहा कि देखो तुम जा करके अब गवर्नर जनरल का पद संभालो। तो कहा हाँ ठीक है भाई, हम चले तो जाएंगे, लेकिन हमारा 2 शर्त तुमको मानना पड़ेगा। कहा कि बोलो क्या शर्त है। तो वही शर्त रखा उसने, 2 शर्त। पहली शर्त उसने क्या रखा था कि भाई जो गवर्नर जनरल के काउंसिल में 3 सदस्य है ना, उसमें एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था। वो कमांडर इन चीफ कहा कि मैं रहूंगा, ठीक है, 3 सदस्य में से एक सदस्य मैं रहूंगा, और लास्ट में मेरा पास कास्टिंग वोट भी रहेगा, ठीक है। तो 2 सदस्य तो ये हो गया, तो 2 सदस्य का काम हम ही कर लेंगे। तो स्वाभाविक है कि मैं हर काम मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा एक्ट में पारित कर दिया उसने। उसके बाद एक बात कहा कि देखो कहीं बाय द वे कहीं दूसरा कोई कमांडर इन चीफ बन गया, ये जरूरी नहीं कि वही बनेगा, कहीं दूसरा कोई बन गया, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि हमारे पास पावर होना चाहिए कि हम विशेष परिस्थिति में उसके बात भी नहीं माने, मतलब काउंसिल के बात भी नहीं माने और अपना जो मन करे वो कर दे। तो कहा ठीक है, तथास्तु उसने कर दिया कि ठीक है ऐसा ही होगा। तो क्राउन ने क्या कर दिया, ये नियम लगा दिया कि भाई देखो विशेष परिस्थिति में तुम काउंसिल के बात भी नहीं मानोगे, तुम्हारे पास पावर हो जाएगा। और दूसरा ये हो गया कि उसने कहा कि हम कमांडर इन चीफ भी रहेंगे, तो गवर्नर जनरल भी रहेंगे, कमांडर इन चीफ रहेंगे, 2 का पावर मेरे पास रहेगा। स्वाभाविक है 2 को वोट लेने की जरूरत है ही नहीं, और बस इस तरह से 3 को तो था ही था, तो स्वाभाविक है कि जीत होना। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 1786 का एक्ट था वो क्या था। अब 1786 के एक्ट के बाद आ जाता है 1793 का चार्टर एक्ट। तो 1793 का चार्टर एक्ट क्यों लाया गया, तो 1793 का चार्टर एक्ट इसलिए लाया गया कि कंपनी के पास जब कानून ला दिया गया तो कंपनी हो गया बौखला। अब का बौखलाने का मतलब है कि गुस्सा हो गया। अब गुस्सा हो गया तो देख बुआ रुक, तो रुक, तुमको हम समझाते हैं। तुमको ना 20 साल के लिए हम ऐसा करते हैं कि दूसरा कोई करवे नहीं करेगा, माने दूसरा कोई वहां पे नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मोनोपोली ला दिया।
20 साल के लिए 1773 का चार्टर एक्ट था वो मोनोपोली था, अर्थात सिर्फ और सिर्फ कंपनी शासन करेंगे, कंपनी व्यापार करेंगे, हर चीज करेंगे, ठीक है। और एक चीज और कर दिया, एक बीओसी बनाया था ना, अच्छा ठीक है हम तुमको 20 साल के लिए दे रहे हैं, तो तुम्हारा काम क्या बनता है कि बीओसी का खर्चा तुम दो, ठीक है, भारत से लेके, हमारे पास नहीं पैसा है, ठीक है। तो क्राउन ने कहा कि बीओसी जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये बड़का भैया का खर्चा हमसे नहीं चलेगा, बड़का पेट वाला है, इसीलिए तुम इसको खर्चा दो, सारा काम तो तुम्हारे लिए कर रहा है, तो मैं खर्चा क्यों दूं। तो ऐसे परिस्थिति में आगे समझ में कि ये बीओसी का क्या रोल रहा और बीओसी का खर्चा कहाँ से मिलने लगा, इंडिया से मिलने लगा, ठीक है। भाई काम करेगा, बोल रहा है काम करेगा इंडिया के लिए, तो इंडिया ने देगा खर्चा। तो कंपनी कहा ठीक है, तुम तो हमको 20 साल के लिए मालिक बना ही दियो, तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो इस तरह से दो ही काम हुए, दोनों काम आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा है भारतीय कोष से कम, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो खर्चा है वो भारतीय कोष से कब मिलना शुरू हो गया, तो 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 20 साल के लिए मोनोपोली कब आ गया, तो 1793 का चार्टर एक्ट। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। हम शॉर्ट व्यू में थोड़ा तेजी में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसलिए रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, अगला अब हम 1700 आ जाता है 1813 का चार्टर एक्ट। कौन आता है, 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो 1813 का चार्टर एक्ट लाने का जरूरत इसलिए पड़ा कि ब्रिटेन में थोड़ा सा उथल पुथल हो गया। अब क्या उथल पुथल हुआ, तो उथल पुथल होने का रीजन ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट के नेतृत्व में हर जगह यूरोप में क्या होने लगा, राष्ट्रवादी आंदोलन चलने लगे। उस परिस्थिति में जो ब्रिटेन के जो भी अन्य व्यापारी हुआ करते या अन्य लोग कंपनी हुआ करते थे, वो कंपनी को दिक्कत होने लगी, उनका व्यापार ठप होने लगा। तो ये वहाँ के जो क्राउन पर दबाव पड़ा कि देखो तुम एक को तो सम्राट बना दिए हो और हम लोगों को भिखार बनाने पर लगे हो, ये कहाँ का न्याय है, बताओ, हम भी इसी देश के हैं, वो भी इसी देश का है। तो ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन पर दबाव आया, मतलब क्राउन पर दबाव आया, और क्राउन पर जब दबाव आया तो कहा कि ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट ले आया और बोला कि देखो लाइसेंस तुम लोग बनवा लो, ठीक है, लाइसेंस बनवा लो, हाँ पहले पैसा पेड करो, लाइसेंस बनाओ और ठीक है जाओ इंडिया में व्यापार करो। लेकिन दो चीज को उसने थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दिया, क्या, चाय का व्यापार नहीं कर सकते हो और चीन में जाके व्यापार नहीं कर सकते हो, ये खाली उसके लिए छोड़ दो, किसके लिए, हमारे बाबू साहब के लिए, अर्थात कंपनी के लिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि 1893 में मोनोपोली लाया और 1813 में मोनोपोली को खत्म किया, अर्थात वर्चस्व को खत्म कर दिया। कारण इसका क्या था, दबाव, अन्य व्यापारियों का दबाव, ठीक है। अब अन्य व्यापारी साथ में एक चार्टर एक्ट के तहत एक चीज और किए गए, क्या किए गए कि चार्टर एक्ट के तहत इतना काम तो किया गया, मोनोपोली को खत्म किया गया, एक काम किया गया कि 1 लाख रुपया का अनुदान दिया गया, 1 लाख, ठीक है। अब 1 लाख अनुदान देने का कोई ना कोई ब्रिटेन के पास मकसद था, क्या मकसद था, वो सोचा कि ईसाइयों को प्रचार में भेज दिया इंडिया में कि जाओ तुम प्रचार करना कि ईसाई धर्म अपनाओ, बढ़िया होगा। मतलब इस तरह से उसने क्या किया कि 1 लाख रुपया दे करके ईसाइयों को प्रचार के लिए भेज दिया कि जाओ तुम हर भारतीय को ये मोटिवेट करो कि तू सब के सब ईसाई धर्म अपना ले, जब मेरा धर्म अपना लेगा तो स्वाभाविक है मेरा राज हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसा मतलब धार्मिक रूप से हो सकता है कि एक दिन हमारा बाधा हो सकता है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम है, हिंदू है, हर तरह के है लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ईसाई बनाने में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे तो क्या होगा कि मेरा पूरा का पूरा साम्राज्य सब दिन के लिए बन जाएगा। तो इसीलिए उसने 1813 में क्या किया कि 1 लाख का अनुदान दिया और ईसाइयों को भेज दिया कि जाओ तुम प्रचार वहाँ पे करो। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि 1813 का चार्टर एक्ट क्या था। अब बताएंगे आपको 1833 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ, तो अभी भी ब्रिटेन के अन्य जो कंपनी थे वो नाराज चल रहे थे क्राउन से। क्यों नाराज चल रहे थे कि भाई नहीं, इसलिए नाराज चल रहे थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं व्यापार करने के लिए, तो कह रहे हो लाइसेंस जमा लो, लाइसेंस लेने में पैसा लगता, तो लाइसेंस लो और एक को बता रखे कि तुम जाओ कुछ भी नहीं दो करते रहो। बताओ क्या ये लार प्यार है, एक तरफ लार प्यार है एक तरफ दुलारो नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है, मेरा मकसद ये है कि एक तरफ तो तुम एकदम दयालु बन गए हो, एक तरफ कसाई बन रहे हो, तो यहाँ का ये हम भी इसी देश का है, इसीलिए
इसलिए क्या किया, ब्रिटेन के जो क्राउन की संसद है उसमें दबाव पड़ा लोगों पर। और जब संसद पर दबाव पड़ा तो क्या किया इसने 1833 का चार्टर एक्ट ले आया। अब बोला कि कंपनी को बोला कि देख भैया अब तेरा काम धाम खत्म, तू अब क्या करेगा, व्यापार अब नहीं करेगा, अब व्यापार खत्म हो गया तुम्हारा, अब तुमको प्रशासनिक काम करना है थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रशासनिक काम करना है तो थोड़ा बहुत करो, अर्थात प्रशासनिक कार्य को देखो, अन्यथा तुम्हारा काम व्यापार का खत्म, अब तुम मोनोपोली नहीं रहोगे, ठीक है। जितना भी ब्रिटेन के व्यापारी थे, अन्य यूरोपीय व्यापारी थे, सबको फ्री कर दिया कि आओ जैसे करना व्यापार करो, फ्री, पूरा खुल्लम खुल्ला आ जाओ। तो इस तरह से हाँ लूट लो। लूटने के लिए बनाया था, यानी कहने का मतलब है पहला लाइसेंस को समाप्त किया। पहला पूछा जाता है कि किस चार्टर एक्ट के तहत सारे ब्रिटेन वासियों के लिए या सभी यूरोपियों के लिए फ्री व्यापार कर दिया गया, तो लाइसेंस खत्म किया है यही। तो स्वाभाविक है जब लाइसेंस से नहीं लेना है तो आप फ्री जा करके व्यापार कर सकते हैं, ब्रिटेन व्यापारियों का दबाव, ठीक है। और अब उसके बाद क्या होता है, अब थोड़ा सा काउंसिल में बदलाव होता है। अब इस काउंसिल में क्या बदलाव होते हैं देख लीजिए। गवर्नर जनरल के काउंसिल में बदलाव देखने को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के काउंसिल में बदलाव देखने को मिलता है। क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है, सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का बना, पूरे भारत के लिए केंद्रीकृत शासन व्यवस्था आएगा। तो ये 33 का एक्ट ने ही भारतीय गवर्नर जनरल से बंगाल के गवर्नर जनरल से भारतीय गवर्नर जनरल बना दिया। मतलब पहले था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इस समय बेंटिक था, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये बेंटिक हुआ करता था ये, तो ये बन गया यही, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि भारत का जो गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का कब बन गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बना। उसके बाद आपको बता दें कि इस चार्टर एक्ट के जरिए और भी कई बदलाव हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। विधि सदस्य बनाए गए, विधि सदस्य मतलब काउंसिल जो होंगे ना, जीजी के जो काउंसिल थे, जीजी के काउंसिल में एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया। मतलब जीजी के यहाँ काउंसिल है, काउंसिल के साथ साथ क्या होगा, विधि सदस्य। आखिर विधि सदस्य क्यों जोड़ा गया, तो विधि सदस्य इसलिए जोड़ा गया कि भाई अब तो पूरे भारत में राज करेंगे, तो पूरे भारत में राज करेंगे तो काम का दबाव बढ़ेगा ना, तो काम के सहायता के लिए या ज्ञान देने के लिए कौन रहेंगे, विधि सदस्य रहेंगे। कौन रहेंगे, विधि सदस्य। मतलब विधि सदस्य को अवधारणा किस एक्ट के तहत लाया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि क्यों लाया गया, तो काम के दबाव बढ़ने के कारण इस सदस्य को जोड़ा गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि इस सदस्य को क्यों जोड़ दिया गया। और बोल दिया गया, काउंसिल को बोला गया कि देख भाई तू अपना लिए एक विधि आयोग बना ले। आयोग का मतलब होता है कमीशन, ठीक है, पूरा एक ऐसा कमीशन बना लो जो तुम्हारा और भी मदद करेगा। तो पहले तो सदस्य के रूप में जोड़ दिया विधि सदस्य को। अब उसके बाद क्या किया कि वो कहा कि तुम एक अपने लिए विधि आयोग बनाओ। हालांकि उस समय विधि आयोग नहीं बने हैं, विधि आयोग अगले चार्टर एक्ट के तहत बनता है, लेकिन इस एक्ट में बोल दिया गया, प्रावधान कर दिया गया कि तुम विधि आयोग अपने लिए बना सकते हो। ऐसे विधि सदस्य को उसने जोड़ा, ठीक है। तो पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य कब जुड़ गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। भारतीय बाजार में यूरोप के लिए खुला व्यवस्था कब आया, तो 1833 के चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट यही थे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट। अब समझ लीजिए कि 1853 का चार्टर एक्ट क्या था और क्यों लाने की जरूरत पड़ी। तो अब जो है ना, कंपनी को क्या किया गया, हालांकि कंपनी को प्रशासनिक कार्य बढ़ा दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के शासन को कहा कि देख थोड़ा दिन के लिए तुमको बढ़ा दिए हैं, थोड़ा दिन की तुम काम बढ़ा लो, ठीक है। और उसके बाद जो है कंपनी के शासन को बढ़ाया और जीजी के काउंसिल में थोड़ा सा हेर फेर किया गया। जीजी के काउंसिल में क्या किया गया, हेर फेर किया। क्या हेर फेर किया गया कि ये जो है ना, एक तरफ बोला कि ये काउंसिल रहेगा जो कि आपको 3 सदस्यीय पता है कि 3 सदस्यीय रहेगा, ठीक है। अब ये 3 सदस्यीय से एक सदस्य जो विधि यहाँ बोला था कि देख तू यहाँ से उठ के यहाँ आ जा, क्योंकि हमारा मदद करने के लिए तू बढ़िया आदमी, ठीक है। यानी विधि सदस्य को इसने क्या किया कि तुम ये अपना कार्यकारी परिषद में ये हुआ करता था कार्यकारी, ठीक है। ये कार्यकारी परिषद इसको कहते हैं,
ठीक है, और एक विधायी परिषद बना दिया। क्या बना दिया? विधायी परिषद, अर्थात विधि आयोग बना करके एक विधायी परिषद विधायी परिषद बनाया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि काउंसिल को दो भाग बना दिए गए, एक विधायी परिषद बना दिए गए, एक कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद में विधि आयोग को ले आया, कहा कि तू मेरे यहाँ आ जा, 4 सदस्यीय बन जा। ठीक है, अब 4 सदस्यीय इधर बना दिया गया। अब इधर जो है ना, इस जो परिषद को बनाया, इसको हम केंद्रीय परिषद के नाम से जानते हैं। किस परिषद के नाम से? तो पूछा जाता है कि केंद्रीय परिषद का निर्माण कब हुआ। ठीक है, तो केंद्रीय परिषद जो है ना, ये बना है। ये कितने सदस्य के हुए? तो 6 सदस्य वाली बनी थी। कितने सदस्य वाली? 6 सदस्य वाली। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपसे पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत केंद्रीय परिषद का निर्माण हुआ। ठीक है, केंद्रीय परिषद का निर्माण आपको 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ। उस समय आप देख लीजिए 2 परिषद बन गए, एक कार्यकारी परिषद और एक विधायी परिषद। तो विधायी परिषद को ही हम केंद्रीय परिषद कहते हैं। विधायी परिषद का मतलब होता है कि नियम कानून की व्यवस्था को देखना, हर चीज ये सारे कार्य करेंगे। हालांकि पूरा का पूरा पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था। बोला कि ठीक है, परिषद तो हम बना दिया है, लेकिन तुम जो फैसला लोगे, फैसला तुम्हारा कोई मान्य नहीं होगा। ठीक है, तुम समझो कि एक सिर्फ मोहरा हो। हाँ, सिर्फ तुम एक मोहरा हो और तुम मोहरा में क्या करोगे कि तुम अपना काम करोगे, यानी कहने का मतलब है। और एक चीज और लाएंगे कि अब जो है ना, अब देखिए कि काम बढ़ा, तो काम बढ़ा तो इनको नौकरशाही की जरूरत होगी, मतलब सिविल सेवक की जरूरत होगी। नौकरशाही का मतलब है अब सिविल सेवक की जरूरत होगी। तो बोला कि सिविल सेवा की तो पहले ही कार्नवालिस के द्वारा, डलहौजी के द्वारा सिविल सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि 56 में ही जब डलहौजी आया था, तो उस समय नहीं, डलहौजी आया था, तो डलहौजी ने पुलिस सेवा की शुरुआत कर दी थी। लेकिन ये जो पुलिस सेवा, उसके बाद सिविल सेवा, ये सारी की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि शुरुआत में ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नहीं हुई थी। ठीक है, तो प्रतियोगिता के आधार पर बोला कि प्रतियोगिता के आधार पर अब सिविल सेवक आएंगे। किस आधार पर? प्रतियोगिता के। तो यहाँ पे पहली बार प्रतियोगिता का नाम लिया गया। तो प्रतियोगिता का मतलब होता है कंपटीशन के आधार। प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कंपटीशन के आधार पर सिविल सेवक कब से आना शुरू हुए। तो ये 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, विधि के सदस्य को अस्थायी सदस्य के रूप में इसमें जोड़ लिया गया। इतना बात आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से रिव्यू कर दूं। कंपनी के शासन को थोड़ा सा कहा कि बढ़ जाओ, ठीक है, बढ़ा दो। उसके बाद गवर्नर जनरल के काउंसिल में बदलाव कर दो। इसमें दो परिषद बना दो, एक विधायी, एक कार्यकारी। विधायी के साथ विधायी पहले से कार्यकारी 3 थे, एक विधि सदस्य को इसमें परमानेंट कर दिया और इसमें 6 सदस्य वाला बना दिया। ठीक है, अब ये 6 सदस्य कौन चुनेंगे? तो क्राउन ही चुनेंगे, दूसरा किसी को चुनने का पावर नहीं। मतलब गवर्नर जनरल इंडिया का ही अधिकार है चुनने का। तो पूरा का पूरा पावर किसके पास अब आ गया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ गया होगा कि जीजी के पावर को पूरा का पूरा कंपनी किस तरह से बढ़ा दिया। अब क्या हुआ? अब आता है 1858 का चार्टर एक्ट। अब हम पढ़ेंगे क्राउन का शासन। यहाँ से देखिए, क्राउन के शासन में पहला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पे लिखा है भारत शासन अधिनियम, यहाँ परिषद अधिनियम, सारे के सारे परिषद अधिनियम क्यों लिखा गया? तो इसका भी एक रीजन है। पहला जो आया उस समय परिषद नहीं था। ठीक है, उस समय ब्रिटेन में परिषद नहीं था। लेकिन जब 1858 आता है तो परिषद का निर्माण होता है। इसीलिए जहां से शुरू होता है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब हम इस परिषद की भी चर्चा करेंगे कि क्या था ये परिषद। ठीक है, उसकी चर्चा हम बिल्कुल करेंगे। अभी आप देख लीजिए कि सबसे पहले आपको ये जान लीजिए कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया, ये क्यों आया, क्या रीजन था आने का? तो 1857 की क्रांति सबसे बड़ा रीजन। 1857 की क्रांति। कंपनी तो क्राउन तो चाह ही रहा था कि कोई क्लू थोड़ा सा मिल जाए, कोई मौका मिले कि हम इसको बेदखल यहाँ से कर। मौका मिल गया 1857 की क्रांति आई। देखा कि भाई तुमसे काम संभालने वाला है नहीं। तब ये 1857 की क्रांति क्या है? 1857 की क्रांति ने ही मौका इसको दिया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। अब जब 1858 का जो भारत परिषद अधिनियम आता है, इसमें क्या फेरबदल हुए? तो फेरबदल सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बड़का भाई और छोटका भाई था, इसी को खत्म किया गया। पहले इसी पर प्रहार हुआ। बीओसी और सीओडी, ये दोनों को कहा कि तुम दोनों खत्म। दोनों भाई? हाँ, दोनों भाई का काम खत्म, क्योंकि अब तो मेरा शासन आएगा ना। अब तो क्राउन सीधा सीधा आ रहा है,
क्राउन का शासन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो कहा कि देख तेरा सबका काम नहीं है तो सब जा, ठीक है। लेकिन इसके जगह एक पद बनाया गया, ठीक है, भारत का सचिव बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का सचिव। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया कि भारत का सचिव जो है ना कब बना था, किस अधिनियम के? 1858 के चार्टर एक्ट, सॉरी चार्टर एक्ट नहीं है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम के जरिए ये सचिव बना, तो भारत का सचिव। लेकिन ये भारत का सचिव भारत में काम नहीं करेगा, ये इंग्लैंड में काम करेगा, क्योंकि ये इंग्लैंड में बनाया गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि भारत का सचिव कहाँ रहेगा? इंग्लैंड में, ठीक है। और इस भारत के सचिव को मदद करने के लिए एक भारतीय परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया? भारतीय परिषद। अब यहाँ नहीं, इंग्लैंड में, ठीक है, ये इंग्लैंड में बन रहा है भाई, क्योंकि ये इंग्लैंड में रहेगा तो इसको मदद करने के लिए इंग्लैंड में ना परिषद बनाएंगे। अब ये परिषद में 15 को सदस्य बनाया गया, 8 को सदस्य क्राउन चुनेंगे और 7 वो ये सीओडी को जो खत्म किया तो छोटका भैया लगे कल्पने, और छोटका भाई जो पता है कि काम कामिल होता है, मैंने अभी बताया कि कामिल होता है, तो कहा कि देख तू रो मत, हम तुमको मनाते हैं, अर्थात रोने नहीं दिया। और क्या किया इसने? 7 को कहा देख 7 को के तू चुन के देगा, ठीक है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि मेरा मन होगा तो रखेंगे नहीं तो भगा देंगे उसको, ये भी बात ध्यान रखना। तो ये बात ध्यान रखने के लिए उसने क्या किया? भारतीय परिषद अधिनियम में 15 को सदस्य तो लाया, लेकिन 8 को बोला मैं सीधा का सीधा नियुक्त करूंगा, 7 को तेरे को दे रहा हूँ नियुक्त करने के लिए, लेकिन तू जो है ना ऐसे आदमी को लाना जो मेरा चमचा करे, और नहीं तो मेरा मन होगा तो रखेंगे, न तो भगा देंगे थप्पड़ मार के, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि भाई भारत का जो सचिव बना वो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के जरिए बना, ठीक है। क्राउन के शासन यहीं से स्टार्ट होता है। और एक बड़ा बदलाव और हुआ कि भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, कहा कि देख गवर्नर जनरल के अब काम नहीं है, अब तो मेरे अधीन तुम काम करेगा, तो तुम अपना नाम चेंज कर। बहुत बड़का नाम फरफरा लिया, ठीक है, अब तुम नाम चेंज कर ले, अब वायसराय तुमको रख दे रहे। क्या रख दे रहे? वायसराय। तो मेरे ख्याल से वायसराय पद ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ गवर्नर के वीडियो में, तो बोला कि भाई मैं वायसराय रख ले, अब तेरा नाम वायसराय रहेगा, अर्थात ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वायसराय। उस समय केनिंग हुआ करता था। कौन हुआ करता था? केनिंग। तो केनिंग का अब जो पद जो उपाधि मिल गई वो वायसराय की उपाधि मिल गई। तो ये बदलाव हुए। तो देखा आपने क्या क्या बदलाव हुए? सचिव बना, परिषद बना, ठीक है, परिषद बनने के साथ साथ वायसराय में बदलाव हुआ। और ये परिषद कितने सदस्यीय बने थे? तो ये परिषद बने थे 15 सदस्यीय। ये पूछा जा सकता है, ये बात 15 सदस्यीय परिषद के बारे में पूछा जाए, क्योंकि ये फिक्स है और ये कई एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको इतना सारा बात ध्यान रखने के साथ साथ ये भी बात ध्यान रखना है कि जो भारत का जो सचिव होगा वो भारत का सचिव किसके ऊपर होगा? तो परिषद के ऊपर होगा, मतलब मालिक होगा ये, ठीक है। इसको जवाब देना पड़ेगा इसको, ठीक है। अगर कोई भी गलती करता है तो इसको जवाब देने का, भारत के सचिव को जवाब देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखा जाए तो सीधा सीधा ये क्राउन का आदमी था। किसका आदमी था? क्राउन का। तभी तो बोला कि देख ये तुमको रिपोर्ट जो है ना गवर्नर जनरल का जो काउंसिल होगा, जीजी का जो काउंसिल होगा, ये काउंसिल किसको रिपोर्ट करेगा? इसको, भारत परिषद को, ठीक है। अब भारत परिषद जो इसको रिपोर्ट करेगा तो ये इसको रिपोर्ट करेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा जिम्मा जो है ना चलने लगा। तो मेरे ख्याल से और इंडिया में कौन था? क्राउन के आदमी ही था। और भारत और इंग्लैंड में कौन था? क्राउन के आदमी, भारत का सचिव। तो दोनों के दोनों आपको ध्यान रखना है। और सिविल सेवा में प्रतियोगिता के आधार पर परीक्षा यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। पहले अवधारणा आई थी, परीक्षा नहीं हुई थी, अब यहाँ से परीक्षा सिविल सेवा में होगा, ठीक है। तो सिविल सेवा में परीक्षा कहाँ से शुरू हो गई? तो 1858 के भारत शासन अधिनियम, लेकिन चार्टर एक्ट के तहत ये बोला गया था कि प्रतियोगिता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। तो इतनी सारी बातें आपको 1858 की बात याद रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब ये परिषद ला रहा है अधिनियम, इसीलिए अब नाम रख पड़ गया भारत परिषद अधिनियम। और जो भी बनेगा 1919 तक परिषद अधिनियम आता है, ठीक है। 1919 तक परिषद अधिनियम आता है, क्योंकि जो भी काम हुआ है परिषद के लिए हुआ है। आखिर इस परिषद पर भी गाज गिरा है आगे चल करके, इसलिए हम ये भी बताएंगे कि भाई किस तरह से ये परिषद हटा और हटने के बाद फिर से भारत शासन अधिनियम आया है। यहाँ पे देखिए भारत शासन अधिनियम लिखा है। तो कभी कभी बच्चा डायरेक्ट सीधे पढ़ता है तो कब परिषद हुआ, कब क्या हुआ, ये पते नहीं चल पाता। अब याद नहीं हो पाता कि कौन परिषद था, कौन अधिनियम था। तो आप अगर रिलेट करके पढ़े तो हमको ख्याल से ये परिषद लाया तो परिषद अधिनियम होगा। तो कहाँ से
आया, तो यहीं से न शुरुआत किया, ठीक है। तो 1861 का अब हम बताएंगे आपको, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। एक्ट जिसको उसी को कहते हैं अंग्रेजी में एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक्ट जो है ना, अब इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई 1861 की परिषद अधिनियम की, जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो काम का दबाव बढ़ गया कंपनी मतलब सरकार पर, मतलब सरकार जब पूरा का पूरा क्राउन के हाथ में जब गया तो पूरा का पूरा उसका सत्ता आ गया। अब पूरा सत्ता आ गया तो काम का दबाव उस पर बढ़ा। अब काम का दबाव बढ़ा तो आपको पहले से हम बता दिए हुए हैं कि परिषद जो जीजी का परिषद था वो 2 भाग बन चुका था, 2 भाग बन चुका था ना। ये कार्यकारी परिषद था और ये आपका था विधायी परिषद था। अब इस विधायी परिषद में बदलाव देखने को मिला, ठीक है। इसमें बोला कि देख भाई, इसमें सदस्य बढ़ा ले तू, ठीक है, इसमें सदस्य बढ़ा ले, क्योंकि बड़ा काम होता है, छोटा मोटा काम आएगा तो तू अपने निपट ले ना, हमको काहे तबाह कर रहा फालतू में, ठीक है। अब जो बड़का काम होगा वही हमको देना, ये छोटा मोटा जो बड़का पैसा वाला काम होगा, ठीक है, जो सैनिक वैनिक वगैरह का हैंडल करना होगा वो सब काम मेरे यहाँ लाओ ना, छोटा मोटा काम तुम अपने निपटो ना। तो इसीलिए कहा कि तो कैसे निपटोगे, तो तुम थोड़ा सा कुछ भारतीय लोगों को भी शामिल कर लो, ठीक है, भारतीय लोगों को भी शामिल कर लो। तो भारतीय गवर्नर जनरल को भी, यानी भारतीय गवर्नर जो हुआ करते थे उसके परिषद में भी बोला कि देखो भारतीय लोगों को शामिल करके अब उस लोगों को करना जो तुम्हारा चमचागिरी कर, सबको नहीं। अब ये जो है ना स्थानीय लोगों को लाना था, लेकिन स्थानीय लोगों को ना लाकर बोला कि देखो उसको लाना, राजा को लाना, ताकि एक बार राजा अगर तुम्हारे कब्जे में रहेगा तो प्रजा तो उसका अपने आप पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस परिषद में उसको शामिल करना जो तुम्हारा चमचागिरी करे, लेकिन चमचागिरी करे और राजा को करना, बड़े आदमी को करना, छोटा आदमी को मत करना, नहीं तो छोटा आदमी को करेगा तो तुम किसको करेगा। और अब बड़का आदमी गुस्सा जाएगा राजा, और राजा जब गुस्सा जाएगा तो तुमको भगा देगा यहाँ से। इसीलिए ध्यान रखना, इसने इस परिषद में भारतीयों को प्रवेश कर दिया। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि 1861 ने ही जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में भारतीयों को प्रवेश कर दिया। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि विधान परिषद में भारतीयों को प्रवेश कहां से मिल गया, 1861 का। लाने का दबाव, लाने का कारण था, ये सबसे बड़ा चीज है कि केंद्रीय शासन हो गया था। केंद्रीय शासन होने के कारण कि आपको ध्यान रखना है कि केंद्रीय शासन जब हुआ तो काम का दबाव बढ़ा, और काम का दबाव बढ़ा तो ये जो है ना विधायी परिषद में आपको भारतीयों को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? अब भारतीयों को जब जोड़ दिया तो कितने सदस्य हो सकते थे, तो बोला कि ज्यादा से ज्यादा 12 और कम से कम 6। मतलब ये 6 तो पहले से थे ही थे, हाँ, तो बोला कि 6 और 12 के बीच में आप रख सकते हैं। आपको अगर लगे कि नहीं कुछ की जरूरत ज्यादा है तो ज्यादा कर लीजिए, अगर लगे कि नहीं 7 को से 8 को से काम चल जा रहा है तो 8 को से काम चला लीजिए, लेकिन आप 12 को तक रख सकते हैं। ये पावर दे दिया। लेकिन एक चीज बोल दिया कि देख फैसला लेना, लेकिन बड़ा फैसला लेगा तो फिर तुम्हारा बात मानेंगे नहीं, ठीक है, सीधे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसने पूरे फैसला निर्णय लेने का अधिकार तो दे दिया, लेकिन बोला कि अगर चाहेंगे तो उस फैसले को हम वापस करा सकते हैं जिस समय चाहे कोई भी फैसला रहे, उससे मतलब नहीं। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि 1861 का लाने का क्या रीजन था। परिषद में चेंजिंग, ठीक है, मतलब जीजी के काउंसिल में चेंजिंग, और दबाव लाने का कारण दबाव था, काम का दबाव, ठीक है, काम ज्यादा हो गए थे। तो अब सुनते सुनते ही थोड़ा सा माइंड इसका डिस्टर्ब होने लगा था। ऐसी परिस्थिति में उसने कहा कि कुछ और आदमी को जोड़ लो, और कुछ और आदमी को जोड़ने से क्या होगा उससे। अब उसके बाद आपको है कि और भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला कि इसमें जो है ना कुछ कमियां रह गई। परिषद के जो कार्यकारी सरकारी पर नियंत्रण नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि परिषद जो सरकारी हुआ करते थे, ये परिषद पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं था। यानी कहने का मतलब ये परिषद में सरकार जब चाहे तब इसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर सकता है इसके फैसले को, इसके हर चीज को। तो ये कमियां माना जाएगा। मेरे ख्याल से कमी क्या रह गया, तो कमी यही है कि इसको पावर नहीं था। आदमी तो आ गए लेकिन पावर नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कमी रह गया। अब आता है 1800 पावर लेके आएगा, ठीक है, 1892 का परिषद अधिनियम। फिर से आता है 1800, ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इतना से ज्यादा कुछ हुआ नहीं है इसमें। अब 1861 का पूछा जाएगा कि 1861 में क्या क्या बदलाव हुए हैं, तो 1861 में भारतीयों को प्रवेश मिला। पहली बार भारतीयों को प्रवेश किस अधिनियम के जरिए मिला, तो 1861 के, ठीक है। और लाने का कारण क्या था, तो दबाव, काम का दबाव, ठीक है। आगे ना समझ में, जीजी को एक चीज और दे दिया गया, जीजी को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिल गई। जीजी काउंसिल को
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या क्या पावर मिल गया? अध्यादेश। अब अध्यादेश क्या होता है जान लो। अध्यादेश होता है इमरजेंसी हुआ, इमरजेंसी घोषित कर दिया, फटाफट बैठक बुला लिया, कोई कानून बना दिया, इसको कहते हैं अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश जारी करने का आदेश होगा, मतलब 6 महीने के भीतर, मतलब कोई भी सत्र नहीं चल रहा है, कोई भी बैठक नहीं चल रहा है, तो हाल से नहीं गवर्नर जनरल क्या करेंगे, बैठक बुलाएंगे और फटाफट कोई भी नियम कानून बना देंगे। तो इसको कहते हैं अध्यादेश का शक्ति। तो अध्यादेश की शक्ति। लेकिन बोला कि भाई अध्यादेश आप कितना दिन तक रख सकते हैं? 6 महीना तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया अध्यादेश की शक्ति किसको मिल गया? अध्यादेश की शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, अब उसके बाद देख लीजिए, थोड़ा सा आप देखिए कि अब ये जीजी का जो काउंसिल था, जीजी का काउंसिल था और यहाँ विधायी परिषद थे, तो ये इसके थोड़ा सा आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो आकार बढ़ा तो पावर भी थोड़ा सा मिले, थोड़ा सा पावर मिला ना। और तो बेशक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने पास पूरा पावर रखा हुआ था, लेकिन थोड़ा सा पावर को जो है ना बांटा गया। अगर आप आदमी अपने अंदर जोड़ते हैं तो सबको कुछ ना कुछ पावर देते हैं, तो स्वाभाविक है पावर का क्या हुआ? वितरण हुआ। तो पावर का वितरण यहीं से शुरू हो गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि पावर का विकेंद्रीकरण, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर का विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण एक शब्द होता है, आपको ध्यान रखिए, पावर को बांटना विकेंद्रीकरण। क्या है? पावर को बांटना। जैसे हमारे संविधान में अभी जो है ना सरकार क्या की हुई है, पंचायती राज चला रही है। तो पंचायती राज क्यों चला रही है? विकेंद्रीकरण के लिए, क्योंकि पावर दे दिया गया है पंचायतों में, मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद को, ये सबको पावर दिया गया कि भाई आप ये काम करा लीजिए, ये काम करा लीजिए। तो इसको क्या कहते हैं? पावर का विकेंद्रीकरण। तो पावर का विकेंद्रीकरण का स्टार्ट यहीं से हुआ है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये क्या, हाँ 61 से। अब 1892 का हम बताएंगे कि 1892 में क्या हुआ है। 1892 के पृष्ठभूमि आपको ध्यान रखिए कि 1892 का जो पृष्ठभूमि है, कौन से ऐसा कारण हो गया जो 1892 का परिषद अधिनियम आया। ठीक है, परिषद अधिनियम। अब 1892 का जो परिषद अधिनियम आता है, इसका मेन कारण है कि एक बच्चा का जन्म हो जाता है। वो बच्चा कौन है? कांग्रेस। अब कौन कांग्रेस? कांग्रेस जो हम बताएं 1885 का, वो अभी छोटा छोटा बच्चा अभी जन्मे लिया है। हाँ, अब बच्चा जन्म लिया है, तो बच्चा तो स्वाभाविक है धीरे धीरे खोजबे करेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, खोजेगा, लेकिन क्या करेगा? बड़ा आदमी का काम क्या है कि थप्पड़ मार के बच्चा को समझा देना कि देख ज्यादा बोलबे तो थप्पड़ लग जाता। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जिस समय कांग्रेस अभी जन्म लिया है, तो कांग्रेस जब जन्म लिया है तो उस समय वो बच्चा है, अर्थात ज्यादा बोल नहीं सकता है। अगर ज्यादा बोलेगा तो थप्पड़ लगा के सीधा कर दो। ठीक है, तो जीजी के काउंसिल में हालांकि भारतीय लोगों को जब शामिल किया गया, तो आपको बता दें कि ये काउंसिल जो है ना, ये विधायी परिषद में भारतीय आने लगे हैं। अब भारतीय आने लगे हैं तो इसका जो क्या कहते हैं, कांग्रेस का जो रिक्वेस्ट था कि सर देखिए ना, ऐसा कीजिए ना कि जो काउंसिल में आदमी जो ला रहे हैं ना, नहीं सुन लीजिए, इस काउंसिल में जो आदमी ला रहे हैं, ये कहाँ चुन के जो अपने से ले आते हैं उठा के, इसको नहीं लाइए, ऐसे नहीं लाइए, गड़बड़ तरीका है। तरीका अच्छा कौन होगा? इसका तरीका होगा कि आप क्या कीजिए कि चुनाव करवा के ले आइए ना। दिमाग दिया कि चुनाव करवा के रिक्वेस्ट किया, ये नहीं कि हाँ ऐसे कर दीजिए। ठीक है, धमकी नहीं दिया। तो बच्चा था अभी अपने हाल ही फिलहाल में जन्म लिया था। अब हाल ही फिलहाल में जन्म लिया था, मतलब 85 में जन्मे है, अब 92 में हो रहा था। कहाँ 7 साल के तो था ही था। अब 7 साल के था, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि भाई बोला कि देख लीजिए, हमरो बात थोड़ा रख लीजिए, ऐसा कीजिए यहाँ से चुनाव करा लीजिए ना। तो कहा कि ठीक है, लेकिन वो सोचा भाई कि देखा कि कांग्रेस में जितना है सब पढ़ा लिखल है, तो पढ़ा लिखल का दबाव थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, ऐसे मूर्ख आदमी कोई कहेगा तो थप्पड़ मार के भगा दोगे, लेकिन पढ़ा लिखल आदमी कहेगा तो तुम उसको थप्पड़ जल्दी नहीं लगा सकते, ना उसके बातों को जल्दी काट सकते हो। तो यही परिस्थिति हुआ, कांग्रेस का जन्म हुआ था और कांग्रेस ने दबाव डाला। तो कांग्रेस ने जब दबाव डाला तो प्रेसिडेंसी अलग अलग चल रहे थे, तो सभी प्रेसिडेंसी से बोला ठीक है हम चुनाव तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करें जो तुम्हारे प्रेसिडेंसी से आदमी आ रहे हैं, वो आदमी को तुम पहले से वो लोग चुन देंगे, और चुन देंगे तो भेजेंगे, तब मैं अप्रत्यक्ष रूप से चुन लूंगा उसको। मतलब कहने का मतलब है जितने प्रेसिडेंसी थे ना, सारे प्रेसिडेंसी में से लोग चुन के भेजेंगे, और लोग जब चुन के भेजेंगे तो मैं उसमें से सेलेक्ट करूंगा कि कौन रहेगा कौन नहीं है। मतलब यहाँ पर भी मैं पूरा फुल नहीं है कि अगर हम किसको रखेंगे, मान लो, तो इसीलिए इसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत 1892 का परिषद अधिनियम दिया।
ठीक है, कम से कम दिया ना, अप्रत्यक्ष चुनाव ही सही, लेकिन कम से कम इतना तो दिया ना, कांग्रेस के दबाव के कारण। हाँ, बच्चा का बात मान के। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 1892 का परिषद अधिनियम क्या दिया। 1892 का परिषद अधिनियम हमको ये दिया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव दिया है। तो पूछा गया है एग्जाम में कई बार कि अप्रत्यक्ष चुनाव जो है ना किस अधिनियम का देना है, तो 1892। उसके बाद एक चीज और दिया, एक चीज कहा कि भाई कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस से कहा था कि देखो ये जो बजट बनाते हो ना, तो किसके लिए बनाते हो, लोग के लिए बनाते हो। तो लोग के लिए बनाते हो तो कम से कम इन लोगों को कहो ना कि जो है भाई कौन अच्छा बजट होगा कौन खराब बजट होगा, कम से कम थोड़ा बहस कर ले। तो कहा कि भाई बहस करना, ये भी बोल दिया कि ठीक है तुम बहस कर लेना, लेकिन बहस का जो निर्णय होगा मैं नहीं मानूंगा। बहस का निर्णय जो है ना कोई फायदा है नहीं, बहस कर लो। तो बहस करने का कम से कम अधिकार दिया है। और ठीक है सर, कोई बात नहीं है, बहस करने का अधिकार दे दीजिए ना। उसके बाद मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन हम लोग को कम से कम अपना बात रखने का मौका तो दे दीजिए। तो मौका रख, मतलब बहस जो है ना मौका मिला। तो यही पूछा जाता है कि बजट पर बहस का जो अधिकार है वो किस अधिनियम ने दे दिया। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1892 का जो परिषद अधिनियम है वो कैसे मतलब आ गया है। अब आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो मेरे ख्याल से अब भारत परिषद अधिनियम 1909 भी भारत परिषद अधिनियम है, लेकिन इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। इसमें भी कोई कारण है कि काहे आखिर मार्ले मिंटो सुधार पड़ा, क्योंकि इस समय हमारे यहाँ गवर्नर मिंटो हुआ करता। ठीक है, हमारे यहाँ मार्ले मिंटो नहीं था, मिंटो हुआ करता। कौन हुआ करता था? मिंटो, लॉर्ड मिंटो हुआ करता था 1909 के समय यहाँ का गवर्नर। वायसराय कहिए, क्योंकि उस समय तो वायसराय नाम था, तो वायसराय था। अब यहाँ पे मार्ले मिंटो क्यों बन के आया? तो जो मार्ले था वो भारत का सचिव बना हुआ था इंग्लैंड में। अब इसीलिए दोनों मिल के किया था, तो मार्ले मिंटो सुधार। अब समझ में आ गया होगा कि मार्ले मिंटो सुधार क्यों हुआ। अब मार्ले मिंटो सुधार आने का पृष्ठभूमि क्या रहा, क्यों आया मार्ले मिंटो सुधार, तो मैं आपको बता दूं कि क्या क्या पृष्ठभूमि रहे हैं। सबसे पहला पृष्ठभूमि रहा कि बंगाल का विभाजन कर्जन के द्वारा मलेरिया फैला दिया था। बंगाल का विभाजन करके उसने पूरे मतलब प्रेसिडेंसी में तहलका मचा कर रख दिया। काहे तहलका मच गया? तो बंगाल को बोला कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, अर्थात 2 टुकड़े। वो तो 5 में बोला। हाँ, तो 5 में बोला था। अब डायरेक्ट सुधार आ जाएगा ना। सुधार लाने के लिए पहले कोई पृष्ठभूमि तैयार होगा तब ना, कुछ न कुछ कारण होंगे तब ना। तो 5 में इसने क्या किया, कर दिया इसने विभाजन कर दिया। पहला पृष्ठभूमि ये बना। दूसरा, 6 में मुस्लिम लीग बन गया। अब मुस्लिम लीग क्यों बना? तो मुसलमानों को मतलब मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमान के हित के लिए मुस्लिम लीग बन गया। तो 6 का मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग भी अपने अपने डिमांड रखने लग गए। ठीक है, उसके बाद है आगे स्वदेशी आंदोलन चल गया। तो सारे के सारे पूरे वर्चस्व मतलब पूरा का पूरा व्यवस्था खराब होने लगा। अब खराब होने लगा तो उसमें कुछ सुधार की जरूरत है कि नहीं है? अंग्रेज अगर सुधार नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो लोग जिम्मेवार सरकार की मांग करने लगा। एक तरफ इधर सूरत फूट पड़ गया। 1907 में सूरत फूट भी पड़ा है नरम दल और गरम दल के। ठीक है, तो आखिर सूरत फूट क्यों पड़ा, थोड़ा सा मैं इसका कहानी बता दूं। सूरत फूट पड़ने का रीजन ये था, अध्यक्ष के लिए तो हुआ ही था, लेकिन साथ में जो मिंटो था, मिंटो ने बोला कि देख भाई, हम तुम्हारे लिए उत्तरदायी सरकार लेके आ रहे हैं, चुनाव वाला सरकार लेके आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग हल्ला मत कर। ठीक है, अगर हल्ला नहीं करेगा तो हम सरकार कैसा लाएंगे? चुनाव वाला। अब चुनाव वाला सरकार लाएंगे तो तू चुन करके सरकार बनाएगा, कितना मजा आएगा बता। तू तो सबसे पहले यही सोचता ही था और मैं यही करने जा रहा हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में जो नरम दल के लोग थे वो कहे कि हाँ सही कह रहा है, बढ़िया कह रहा है, लेकिन गरम दल कह रहा है कि नहीं झूठ बोल रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों में हो गए टकराव। अब यही हो गया फूट का कारण। एक तरफ तो ये हुआ। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग बना था वो अंग्रेज आगा खां के नेतृत्व में बना था। आगा खां चला गया इंग्लैंड और बोला कि देखो भाई, हमको ना हम सुनने में आया है कि निर्वाचन जो व्यवस्था होगा वो चुनाव वाला होगा। अरे बाप रे, चुनाव वाला होगा तो हम तो मर जाएंगे। कैसे मरेंगे? अब देखो कैसे मरेंगे। मरने का रीजन ये है कि हमारा संख्या है कम और हिंदुओं का संख्या है ज्यादा,
अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि हम वोट कितनों करेंगे, हम जीतबे नहीं करेंगे। ऐसा करो ना कि जो चुनाव का जो व्यवस्था ला रहे हो, ये व्यवस्था खाली मुस्लिम का चुनाव मुस्लिम कर लाएगा। ये चीज कर दो ना। अच्छा, तो उससे अंग्रेज को कोई लेना देना था नहीं। हालांकि उसने देखा कि बंगाल का विभाजन तो हमको करना ही है, अब बंगाल का एक तरफ विभाजन करना है, अब मुस्लिम अलग होने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं इसको अलग से व्यवस्था दे के खुश कर दिया जाए। तो मार्ले मिंटो ने सोचा कि अलग से व्यवस्था को लाया जाए। तो वही है पृथक निर्वाचन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली के नाम से जाना गया। मतलब अलग से मुस्लिमों के लिए चुनाव व्यवस्था लाया। अब इधर गया, मान लिया कि ठीक है, वे बिल्कुल बढ़िया बात है, अलग से ही होगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि ये सारे चीज बैकग्राउंड हुए, जो बैकग्राउंड को आपको ध्यान रखना है। अगर ये बैकग्राउंड ध्यान है तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्यों नहीं याद रहेगा, 100% याद रहेंगे। मेरा दावा है कि अगर ये बात अगर कहानी के तौर पर आपको याद है तो 100% कभी भूलने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैं जहां तक जानता हूँ। ठीक है, अब अगर ऐसे इस ढंग से कोई भी चीजों को अगर हम कहानी के रूप में पढ़ ले तो हमको नहीं लगता है कि भूलने की जरूरत होगी। चीजें बहुत हैं, कंटेंट बहुत है, लेकिन कंटेंट को याद रखना टफ है। क्या टफ है? क्योंकि ये इसमें होती है कंफ्यूजन। सीधे हम बता देते कि क्राउन का शासन आया, सीधे इसका रेगुलेटिंग कंपनी का शासन आया, इतना इतना में आया, ये हुआ, तो क्या पता आपको याद होता कि नहीं होता, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए हम याद कराने के तरीके आपको बताए हैं। आप आगे देख लीजिए कि जो मार्ले मिंटो सुधार में क्या क्या हुआ। सबसे पहला, इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार पड़ा। दूसरा ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जन्म हुआ। दूसरा 1909 का। ठीक है, लोकहित के लिए संकल्प पारित करने का अधिकार मिल गया। मतलब ये जो आया तो बोल दिया गया कि भाई अब जो है ना, जो जीजी के जो काउंसिल है, यह हम बताए थे कि जो जीजी का काउंसिल है इसमें विधायी परिषद है, तो ये विधायी परिषद क्या करेगा, लोगों के हित में अब संकल्प पारित कर सकता है। क्या कर सकता है? संकल्प। मतलब ये ले सकता है कि हाँ ये हमारे लिए सही होगा, ये हमारे लिए गलत होगा। आप पारित करने का अधिकार दे दिया। देखिए कहाँ मतलब वर्चस्व हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि लोगों के लिए संकल्प पारित करने का अधिकार, मतलब जो आम लोग अगर दिक्कत में है तो आप पारित कीजिए कि हाँ हम यहाँ पर सही व्यवस्था करेंगे, हम यहाँ पर ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। ये आपका जो है ना विधायिका जो है ना कर सकता है, ये अधिकार दे दिया गया। साथ में भारतीयों को प्रवेश की अनुमति, मतलब अब जो है ना ये जीजी के काउंसिल में भारतीय आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? जीजी के काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको वायसराय कहते हैं। वायसराय के में जो है ना, वायसराय के काउंसिल में अब भारतीय पहली बार आया। इधर आने नहीं दे रहा था गवर्नर जनरल इंडिया, कहा कि नहीं यहाँ से तुम इधरे रहो, इसका तो बात हम मानते नहीं है, इसलिए तुम इधरे रहो। भारतीय को इधरे रखा जाता था, लेकिन पहली बार इस काउंसिल में शामिल किया गया एक भारतीय, जिसको एसपी सिन्हा के नाम से जानते हैं। हाँ, तो यानी गवर्नर के रूप में आया। तो पूछा जाता है कि भारत का जो प्रथम गवर्नर बना वो एसपी सिन्हा बने थे उस समय 9 के मार्ले मिंटो सुधार के। तो एसपी सिन्हा को काउंसिल में शामिल किया, तो स्वाभाविक है गवर्नर बनाया तभी से शामिल किया। आ गया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि भाई पहली बार अगर एग्जीक्यूटिव का मतलब कार्यकारी परिषद में शामिल हुआ है तो एसपी सिन्हा हुए हैं। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के जरिए ये किया गया। तो मेरे ख्याल से अब हम पूरा बात एक बार बता दे रहे हैं। मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा गया, पृथक निर्वाचन प्रणाली कहा गया, लोकहित के लिए संकल्प लेने का अधिकार मिला, पर भारतीयों को प्रवेश करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मिल गया, मतलब कार्यकारी परिषद में अब एसपी सिन्हा पहली बार जो है ना पेश कर गए। उसके बाद अब आपको ध्यान रखना है, ये सारा बातें आपको यही चीज है जो 1909 के अधिनियम। अब आ जाता है 1919 का अधिनियम। अब हम आपको बताएंगे कि 1919 क्या था, क्या रहा इसका बैकग्राउंड, क्यों लाना पड़ा इसको। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले एकाएक कोई भी अधिनियम है, कोई भी एक्ट नहीं आता है, जब तक कुछ उथल पुथल नहीं होता है तब तक नहीं आते हैं। तो उथल पुथल क्या हुआ कि अब जो है ना 1911 आया। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर, बंगाल विभाजन को रद्द कर दी। मुस्लिम को लग गया झटका, कहा कि कितना अच्छा बांट के रख लेते, मुस्लिम अलग रहता, हिंदू अलग रहता, उसको झटका लग गया। कहा कि ये तो चाल था, ये हमको बेवकूफ बना दिया। मार्ले मिंटो सुधार रखा, क्या कर दिया, पहला बार झटका लगाया यहीं पे। अब उस समय आगा खान नहीं थे, उस समय अली जिन्ना थे। कौन थे? अली जिन्ना। ठीक है, अली जिन्ना के नेतृत्व में जो ना मुस्लिम लीग थी,
और अली जिन्ना न सिर्फ मुस्लिम लीग का सदस्य था, वो कांग्रेस का भी सदस्य था। इसलिए दो तरफा वो सोचते थे, मतलब दोनों की तरफ से सोचते थे। अब दोनों तरफ की तरफ से सोचते थे। हालांकि पृथक निर्वाचन प्रणाली से ये भी मतलब कभी पीछे नहीं हटे, क्योंकि नहीं, जब भी हमारा चुनाव होगा तो हम पृथक निर्वाचन प्रणाली देंगे। इसीलिए दोनों में टकराव था, कांग्रेस में और मुस्लिम लीग। नहीं तो अगर ये पृथक निर्वाचन वाला बात नहीं होता तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग शुरू से मिला होता, लेकिन यही लिए दोनों के बीच टकराव था। तो अब क्या होता है, 1911 के बाद आपको पता होना चाहिए कि 1914 आ जाता है और 1914 में हो जाता है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। क्या हो जाता है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अब प्रथम विश्व युद्ध की जैसे ही शुरुआत होता है, अंग्रेज अपेक्षा करते हैं कि भारतीय हमारा साथ दे इस युद्ध में, लेकिन भारतीय लोग तो ऐसे ही गुस्साए हुए हैं कि भाई हमारा जो शासन व्यवस्था है तुम ठीक नहीं कर रहे हो, हम स्वशासन की मांग कर रहे हैं और तुम दे नहीं रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में जो 1914 का भी एक्ट, 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध था वो भी एक फैक्टर बन जाता है। ठीक है, 1919 को लाने में, 1919 को लाने में कौन कौन फैक्टर है ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्वदेशी शासन की मांग कर रहे थे लोग, कह रहे थे कि हमारा शासन दीजिए, हमारा देश है, हमारा शासन दे दीजिए। ठीक है, पहला। दूसरा, वे कह दिए कि भाई क्या किए, अब एक चीज़ और आता है, 1916 आ जाता है। 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। अब लखनऊ अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग है और कांग्रेस है वो मिल जाता है और लखनऊ पैक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लखनऊ पैक्ट। दोनों का मिलन एक दस्तावेज के जरिए होता है। दस्तावेज के जरिए होता है तो उस दस्तावेज को हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जाने जाते हैं। उस पैक्ट पर क्या लिखा गया था? उस पैक्ट पर लिखा गया था कि हमें स्वशासन चाहिए। पहला, हमें स्वशासन चाहिए, तो दोनों का मांग था, डिमांड था कि स्वशासन चाहिए। दूसरा कि आप जो है जितने भी अल्पसंख्यक है सबको अलग से निर्वाचन व्यवस्था कर दीजिए। अल्पसंख्यक जितने, अब मुस्लिम नहीं, मुस्लिम भी अल्पसंख्यक है, साथ में और भी जाति के लोग हैं और भी धर्म के लोग हैं जो अल्पसंख्यक है, तो सबका अलग अलग व्यवस्था कर दीजिए। ठीक है। तीसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ये अल्पसंख्यक जो है, आपको ध्यान रखना है कि पहला कि अल्पसंख्यक के आधार पर आप सब कहा कि सबको व्यवस्था अलग अलग दे दीजिए। कांग्रेस भी मान गया, कांग्रेस भी बोला कि भाई एगो के दे दिए हो तो सबको दे दो ना, हटाओ ना, काला झंझट लगा कर। जब हम एगो के मान लिए हैं कि हाँ अलग निर्वाचन होगा, तो सब बहुत ज़्यादा है, मतलब ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, सब तो अल्पसंख्यक है, सबको दे दो, अलग अलग व्यवस्था रहे। ठीक है, इस तरह से अब कांग्रेस की मजबूरी थी, मानना नहीं मानता तो मुस्लिम लीग साथ में नहीं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। उसके बाद है नरम दल और गरम दल का एक हो जाना। नरम दल और गरम दल एक हो गए थे। ठीक है, तो इस तरह से सारे फैक्टर मिला करके देखा जाए तो 1919 का अधिनियम को लाया। ठीक है, अब 1919 के अधिनियम जो आया, भारतीय में साथ दिया था अंग्रेज को। क्या भारतीय तो अंग्रेज से साथ दिया था ना उसमें। देखिए, गांधी जी एक तरफ प्रचार कर रहे थे, मतलब आए थे वापसी अफ्रीका से, तो प्रचार किए थे। हालांकि साथ लोग नहीं दिए थे, क्योंकि यही सारे मुद्दे के लेकर के नहीं दिए थे। अब लोग विरोध कर रहे थे शासन के लिए ना, तो शासन के लिए विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी भी विरोध करिए रहे थे। ठीक है, हाँ, गांधी जी भी विरोध करिए रहे थे, ऐसा नहीं, लेकिन उस समय वो राजनीतिक रूप से भारत में उतना परिचित नहीं थे, इसलिए गांधी जी का नाम उतना नहीं आ रहा है। हालांकि आगे गांधी जी का भी नाम आएगा, अगले परिषद अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम आएगा, तो परिषद अधिनियम यहीं तक खत्म है। अब परिषद अधिनियम यही बता करके हम लास्ट करेंगे, अब अगले दिन होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये परिणाम जो है ना, इसके परिणाम क्या क्या हुए और क्या क्या हो रहे हैं, सो देख लीजिए। इससे पहले 1916 के बाद 1917 आता है। 1917 में आता है जेम्सफोर्ड सुधार नहीं आता है, सॉरी, घोषणा पत्र आता है, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र। ठीक है, अब मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में क्या आता है कि देखो कि हम सरकार ला रहे हैं स्वशासन वाली, घोषणा की। ठीक है, उसके बाद है चुनाव व्यवस्था वाला सरकार लाएंगे। ठीक है, हाँ, बाहुबली लाएंगे। ठीक है, घोषणा पत्र में उसने कहा कि सरकार जो आएगा उत्तरदायी होगा, जो पब्लिक के ऊपर जिम्मेवार रहेगा, स्वशासन का व्यवस्था होगा। ये सारे चीज उसने घोषणा कर दिया 1917 में। तो इसको हम घोषणा पत्र, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि अगस्त घोषणा या अगस्त घोषणा पत्र, ये अगस्त में आया था ना, इसलिए अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो अगस्त घोषणा पत्र आपको ध्यान रखिएगा क्या था, ये मॉन्टेग्यू की घोषणा थी सरकार लाने की।
तो बस इतना बात अगर ध्यान है तो आपको अगस्त घोषणा पत्र जिस समय आएगा कि अगस्त घोषणा पत्र को सजाने के लिए पूछ दिया जाता है, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अगस्त घोषणा पत्र, तो ये सारे चीज़ दे दिए जाते हैं सजाने के लिए। तो आपको डेट याद हो जाएगा तो 100% आप सजा लेंगे। तो ये अगस्त घोषणा पत्र क्या था? मोंटेग्यू का घोषणा पत्र। अब मोंटेग्यू के घोषणा पत्र में क्या क्या था ये हमने आपको बता दिया। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? अब जो है एक चीज़ और था कि जो मांग कर रहे थे लोग मांग स्वशासन की, उसने एक मांग और रखा था। एक मांग क्या रखा था कि जो भारत का जो परिषद है इंग्लैंड में, वो कायलब है, वो फालतू का है, और उसका जो खर्चा दे रहा है उसको बंद करो जल्दी। ठीक है। और जो सचिव बना के रखे हो भारत जो इंग्लैंड में, वो सचिव भारत का है, वो इंग्लैंड का है, उसको खत्म करो, उसको पैसा वैसा नहीं दो ठीक है। और एक तरफ दादा भाई नौरोजी और लेडी पहले से अपने बुक में छापवा दिए थे कि भाई धन का तो लूट हो रहा है, धन का जो पूरा धन उठा करके सब अंग्रेज ले गया, ये बात अपने बुक में लिख दे। जिसको धन का बहिर्गमन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया गया। ये पूछा गया है कि किसके द्वारा धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिया गया, तो दादा भाई नौरोजी। तो बोला कि ये जो लूट मार चल रहा है इसको बंद कर दो, ये भारत परिषद अधिनियम को खत्म कर दो, भारत के सचिव को खत्म कर दो, स्वशासन मेरे यहाँ ला दो, अब हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग काम करवाओ। तो इस तरह से परिणाम अब रिजल्ट आया। हाँ, कहा कि ठीक है, अब जो है ना भारत का सचिव नहीं रहेगा, नहीं, भारत का सचिव रहेगा लेकिन अब उसका तनख्वाह जो है ना ब्रिटिश देगा। परिणाम, पहला परिणाम कि भारतीय सचिव को तनख्वाह अब ब्रिटिश से मिलेगा। लेकिन भारत के लिए एक उच्चायुक्त का गठन कर दिया, उच्चायुक्त। अब एक हाई कमिश्नर का गठन कर दिया कि भाई एक हाई कमिश्नर रहेगा, किसके लिए? भारत के लिए, वो इंग्लैंड में रहेगा। अब इसको तनख्वाह देना पड़ेगा, लेकिन ये भारत सचिव नहीं रहेंगे ठीक है, भारत का सचिव नहीं रहेंगे लेकिन उच्चायुक्त रहेगा। अब उसी की जगह बदल करके लिया है ठीक है। अब बोला कि ठीक है भारत का सचिव खत्म, परिषद को भी लगभग खत्म कर दिया है ठीक है। इसीलिए परिषद अधिनियम अब नहीं आता है। यहाँ से देख लीजिएगा परिषद 1919 तक आया है, 1919 के बाद अब परिषद अधिनियम नहीं आता है ठीक है। तो 1919 का लास्ट है जो भारतीय परिषद अधिनियम आया। उस भारतीय परिषद अधिनियम को मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस समय जो जेम्सफोर्ड था वो था यहाँ का गवर्नर, वायसराय, और मोंटेग्यू जो था वहाँ का था सचिव, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार का है पड़ा, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सचिव पद खत्म, उसके बाद अब क्या हुआ? अब प्रांतों में द्वैत शासन लाए गए। अब प्रांत में द्वैत शासन, ये प्रांत क्या था तो हमको आपको बता दें कि ये जो जीजी का जो काउंसिल था, अब जीजी के काउंसिल के साथ साथ एक केंद्रीय परिषद था, केंद्रीय परिषद ठीक है। अब ये केंद्रीय परिषद जो था इसको केंद्र में कर दिया गया और इसके दो भाग बना दिए गए। एक प्रांत बना दिए गए ठीक है। क्या है? प्रांतों का शासन, प्रांतों का शासन। अब ये प्रांतों का जो शासन आया तो इस प्रांतों के शासन में दो सूची लाए गए, एक केंद्रीय सूची या एक राज्य सूची। तो राज्य सूची पर प्रांत कानून बनाएंगे और केंद्रीय सूची पर कौन बनाएगा? ब्रिटिश ठीक है। अब इस प्रांत के दो भाग बनाए गए, एक तो आरक्षित बनाए गए ठीक है, एक आरक्षित बनाए गए और एक बनाया गया आपका हस्तांतरित ठीक है। हस्तांतरित का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी आएगा, यहाँ पे सारा इंडिया के लोग आएंगे चुन के ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा? इंडिया के लोग आएंगे ठीक है, मतलब भारतीय आएंगे, जो भी आएंगे चुन के आएंगे ठीक है। और आरक्षित में जो आएगा ये नॉमिनेटेड होके आएगा, क्राउन इसको चुनेगा। कौन चुनेगा? क्राउन। अधिक से अधिक संख्या इसी की थी। हालांकि प्रांतों में द्वैत शासन लाए गए, स्वायत्तता दी गई कि भाई आप चुन करके भेजिए, यहाँ पे काम लोग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। लेकिन पूरा का पूरा मालिक अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब यही था ठीक है। ये पूरा काम करेंगे, लेकिन काम करने के बाद भी इनके संकल्प को स्वीकारना न स्वीकारना इनके हाथ में है ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि इन्होंने क्या कह दिया कि भाई सब काम करो, सारा चीज़ मैंने दे दिया, उत्तरदायी शासन सब कुछ दे दिया, लेकिन क्या करेंगे लास्ट में क्या करेंगे? गा बजा के आओगे तो हम उसको क्या कर देंगे, या तो मन होगा तो सुनेंगे, ना मन होगा तो भगा देंगे। आगे समझ में? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया। तो पूरा का पूरा हमको अभी भी शासन व्यवस्था अच्छा नहीं मिला। तो अब इसके आगे हम अगले दिन बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक याद कराने की कोशिश किए हैं। मेरे ख्याल से याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ होगा तो 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो 100% हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए बंद।